नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। आज हमारे साथ हैं झारखंड के नगर विकास एवं परिवहन मंत्री सीपी सिंह। सीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं और 2010 से 2013 तक झारखंड विधानसभा के वो स्पीकर भी रहे हैं। वो दशकों से रांची से झारखंड विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। जनता के बीच अपनी इनकी विशेष लोकप्रियता है क्योंकि ये छोटी मोटी समस्याओं में उनके साथ खड़े नजर आते हैं। यही वजह है कि रांची से 1996 से लगातार 5 बार सीपी सिंह को विधानसभा में जनता ने अपने प्रतिनिधित्व का मौका दिया। बीजेपी के मुखर नेता सीपी सिंह विपक्ष पर तीखे तेवर के साथ निशाना साधने के लिए भी जाने जाते हैं। सीपी सिंह को राजनीति का एक लंबा अनुभव है। 1973 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ये सदस्य बने। इंदिरा गांधी के वक्त में छात्र आंदोलन में भी ये काफी सक्रिय थे। जेपी आंदोलन के वक्त सीपी सिंह ने तब की सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की और जेल भी गए। 1980 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और तब से लेकर अब तक राज्य और देश की राजनीति में एक अहम रोल अदा करते आ रहे हैं। हमारे साथ आज वो हैं, तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं झारखंड के नगर विकास मंत्री सीपी सिंह से। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी, अब कैसा चल रहा है 23 तारीख का इंतजार? बस 23 तारीख का इंतजार तो है और 23 को काउंटिंग होना है, इसलिए रांची की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। हमारे कार्यकर्ता बगल में बैठ करके काउंटिंग के लिए रणनीति बना रहे हैं। कल 11 बजे से बैठक रखा हूं। सारे हमारे जो काउंटिंग एजेंट होगा उनको ट्रेनिंग भी दूंगा कि कैसे वहां पर वीवीपैट का मिलान करना है, कैसे एक एक वोट पर निगाह रखना है। तो सारी जो रणनीति है वो कल, खास करके कल 11 बजे से बैठकर तय करेंगे। रांची में कैसा रहा चुनाव? बहुत अच्छा रहा रांची में चुनाव। जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कमल फूल में बटन दबाने का काम किया। रांची से बीजेपी को जीत मिलेगी, इस दावे के पुख्ता आधार क्या क्या हैं आपके पास? किन मुद्दों पर आपको लगता है कि जनता ने कमल का बटन दबाया होगा? देखिए, 2-3 बातें सामने आती है। पहला तो जो है, एक तो राष्ट्रवाद बहुत बड़ी चीज होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, क्योंकि मोदी जी ही देश को सुरक्षित रख सकते हैं, प्रगति के पथ पर ले जा सकते हैं। और मोदी जी के कार्यकाल में, यानी 5 साल के कार्यकाल में, और राज्य सरकार जो रघुवर दास जी के नेतृत्व में चल रही है, इसके कार्यकाल में जितना काम हुआ है ये 55 साल में नहीं हुआ और ये लोग देख भी रहे हैं। और इसलिए जिस प्रकार से सरकार ने काम किया है, साथ ही आज हर लोग चाहता है कि हमारा देश को एक मजबूत नेतृत्व मिलना चाहिए। वो मजबूत नेतृत्व आदरणीय मोदी जी ही दे सकते हैं। लोगों में यही विश्वास है। चूंकि विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है, वहां 22 प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, वैसी स्थिति में मोदी जी के सामने कोई विकल्प भी नहीं है। और मोदी जी जैसा व्यक्तित्व जो न सिर्फ राष्ट्रवाद का पोषक है, बल्कि राष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले चलते हुए विदेशों में भी मान और सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है, और साथ ही रक्षा के क्षेत्र में भी एक क्रांतिकारी कदम उठाने का काम किया है। देश को सुरक्षित रखने के लिए जितने भी उपाय हैं वो सारा काम करने का काम किया है। ऐसी स्थिति में सबों के मन के अंदर यह भाव जगा कि मोदी जी ही इस देश को चला सकते हैं, इसलिए अब की बार मोदी सरकार। सीपी सिंह जी, एक फैक्टर जो परेशान करने वाला रहा बीजेपी के लिए वो रहा कि राम टहल चौधरी, आपने उनको टिकट नहीं दिया तो फिर वो नाराज हो गए। निराश होकर उन्होंने फिर निर्दलीय प्रत्याशी बनने का फैसला ले लिया। तो इन कारणों से थोड़ी मुश्किलें जरूर बढ़ी। तो क्या लगता है कि उन चुनौतियों को पार करने में आसानी रही या फिर थोड़ी मुश्किलें थी? देखिए, एक बात मैं बता रहा हूं कि एक सामान्य सा निर्दलीय व्यक्ति भी खड़ा होता है और कुछ वोट काटता है तो स्वाभाविक रूप से उसका नुकसान तो होता ही है। राम टहल जी निर्दलीय चुनाव लड़े और उनका चुनाव चिन्ह फुटबॉल मिला
वैसी स्थिति में फुटबॉल की क्या स्थिति होती है आपको पता होगा। दोनों पक्ष फुटबॉल को क्या करते हैं आपको पता होगा। वैसी स्थिति में मैं ये कहूंगा कि फुटबॉल की वही स्थिति हो गई है। जनता जान चुकी थी कि ये फुटबॉल कहीं जीतने वाली तो है नहीं और कोई व्यक्ति हारने वाला कैंडिडेट को वोट देता नहीं है, तो यही स्थिति फुटबॉल की हुई है। तो मतलब उनको फुटबॉल बना दिया गया है इस चुनाव में। अब फुटबॉल चुनाव चिन्ह है, मैं तो चुनाव चिन्ह आवंटित करता नहीं हूं, ये तो चुनाव आयोग ने किया है, इसलिए मैं कह रहा हूं फुटबॉल की क्या स्थिति होती है। अच्छा, ऐसा फैसला उन्होंने क्यों किया? आप तब जबकि कई बार से सांसद वो वहां से रहे, पार्टी ने कई बार उनको मौका दिया था, इस बार यदि उनको मौका नहीं मिला, एक उम्र को ध्यान में रखते हुए और नए लोगों को मौका देने की कोशिश के तहत उनको टिकट नहीं मिला, तो संभव था एक सिपाही बनकर वो पार्टी के वरिष्ठ नेता के तौर पर भी रह सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो क्या आप लोगों ने उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया या फिर उनकी अति महत्वाकांक्षा उनके लिए बाधक बनती चली गई? देखिए, एक बात मैं बता रहा हूं, कभी कभी मुझे जब सोचता हूं एकांत में जी, तो भारतीय जनता पार्टी में या किसी अन्य दल में जिसको जितना मिलता है ना, उसकी ख्वाहिशें और बढ़ती चली जाती है। संतोष नाम की चीज नहीं होती है। माननीय राम टहल चौधरी जी के साथ वर्षों तक मुझे काम करने का भी अवसर मिला। इलेक्शन एजेंट बना और लगातार उनके इलेक्शन में मैं काम करता रहा। सवाल है, पार्टी के नाते काम करता रहा मैं। अब उन्हें ये बात समझना चाहिए था कि 5 बार सांसद बने आप, कई बार आप चुनाव भी हारे हैं, लगातार उनको रांची लोकसभा से सीट दिया जाता रहा है। उसके बाद भी पार्टी ने निर्णय लिया कि 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टिकट नहीं मिलेगा और इसी में आदरणीय आडवाणी जी, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी, आदरणीय सुमित्रा महाजन जी, आदरणीय कलराज मिश्र जी सहित कितने नाम ऐसे मैं गिनवा सकता हूं, आदरणीय कड़िया जी को बगल में देख लीजिए। फिर वैसी स्थिति में कोई स्पेशल कोई एग्जम्पशन थोड़े होता है कि राम टहल जी है इसलिए उनके लिए टिकट उनको दिया जाए, ये बात उनको समझ में आनी चाहिए। लेकिन उनको लग रहा था कि बस इतने आप लोकप्रिय है कि जनता उनके नाम पर ही वोट दे दीजिए। देखिए, पार्टी नहीं रहेगी तो व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता है, इस बात को समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो वैसी पार्टी है जो सबसे पहले देश को मानती है, उसके बाद पार्टी को मानती है और अंत में व्यक्ति का महत्व होता है। तो उन्होंने व्यक्ति को महत्व बनाने का काम किया और मैं समझता हूं यह उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। एक तीसरा फैक्टर और है, जो रांची के एक नेता हैं और बड़े ही अनुभवी नेता हैं, जो रांची से चुनाव भी जीत चुके, जो इस बार कांग्रेस की टिकट से खड़े थे आपके खिलाफ, सुबोध कांत सहाय। क्या चुनौतियां इन कारणों से ज्यादा इसलिए नहीं थी कि संजय सेठ पहली बार चूंकि चुनाव लड़ रहे थे और इतना बड़ा अनुभव उनके साथ नहीं था, तो मुश्किलें थोड़ी ज्यादा होंगी, लोगों की पसंद वो में आएंगे या नहीं आएंगे, ये एक चिंता थी क्या? नहीं, देखिए, एक बात मैं बता दूं, संजय सेठ जी चुनाव में नए जरूर होंगे, लेकिन उनके साथ अनुभवी लोगों की टीम थी। आखिर वोट तो जनता को देना है। जनता के बीच ये साफ संदेश था कि देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को दोबारा लाना है, इसलिए हर व्यक्ति कैंडिडेट को नहीं देख रहा था, हर व्यक्ति मोदी जी को देख रहा था और कमल फूल को देख रहा था। इसलिए ऐसी चुनौती का कोई मतलब नहीं था। सुबोध कांत सहाय जी 77 से चुनाव लड़ रहे हैं, पहले विधायक भी रहे हैं, अनुभव उनका जरूर है, लेकिन ऐसी स्थिति भी एक बार हुई थी कि मात्र 13,000 वोट लाए थे पूरे लोकसभा क्षेत्र में। ये बात सही है। उस समय अनुभव तो काम नहीं किया उनका। नहीं, ये बात सही है, लेकिन बदले हुए हालात में चूंकि संजय सेठ के सामने वो खड़े थे और बीच में राम टहल चौधरी अपनी बिरादरी के दम पर निर्दलीय प्रत्याशी बनकर फुटबॉल के सिंबल पर खड़े थे, जिसका आपने बड़ी अच्छी व्याख्या भी कर दी है अपने तरीके से। तो ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला जब होता है तो कहीं न कहीं चिंता थोड़ी गहराती है।
नहीं, देखिए, मुकाबला त्रिकोणीय नहीं है। आप लोग भले ही त्रिकोणीय बनाने का काम करें, अब तो चुनाव भी समाप्त हो गया है, इसीलिए खुलकर बात हो रही है साहब। परसों रोज रिजल्ट भी आ जाएगा। हाँ, इसीलिए मैं भी कह रहा हूं कि ये त्रिकोणीय मुकाबला था ही नहीं। मुकाबला तो भाजपा और कांग्रेस महागठबंधन के बीच था। ओके, अब जनता ने तय किया है, जनता ने तय किया है कि मोदी जी को लाना है, तो मोदी जी को लाना है तो कमल फूल का बटन दबाना है। चलिए थोड़ा रांची से आगे चलते हैं। इसलिए रांची से आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, और खूंटी की ओर चलते हैं, जहां आपने अर्जुन मुंडा को उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया था। वहां कालीचरण मुंडा उनके खिलाफ खड़े थे, मुकाबला आमने सामने का जरूर था। खूंटी उनके लिए नई जगह थी इस मामले में, क्योंकि ये लगता है कि वो सीट आपके लिए थोड़ी ज्यादा चुनौती भरी है। नहीं, बिल्कुल कोई चुनौती भरी नहीं है। देखिए, अर्जुन मुंडा जी इस राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दूसरी बार खूंटी से जमशेदपुर कोई दूर नहीं है। खरसावा विधानसभा क्षेत्र से कई बार वो चुनाव लड़े हैं, जो खूंटी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही विधानसभा पड़ता है। इसलिए खूंटी कोई नई नहीं है उनके लिए। और देश के अंदर तो बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जो सैकड़ों मील दूर से जाकर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर चुनाव जीतते हैं। इसलिए अर्जुन मुंडा को सब लोग जानते हैं, लोकप्रिय है, इसलिए उनके लिए कोई चुनौती नाम की चीज नहीं है। ये बात सही है कि झारखंड में लोकप्रिय नेता हैं, वो 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर तौर पर अपरिचित चेहरा वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं होंगे। लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जमीनी नेता वो हैं या नहीं, इसको लेकर भी एक बड़ी माथापच्ची होती है। बहरहाल दुमका की ओर रुख करते हैं। दुमका का अनुभव कैसा रहा आपका, जहां गुरुजी खुद मैदान से खड़े थे? देखिए, लोग गुरु जी को अपराजय मानकर चलते हैं। नहीं, कई बार तो नहीं रहे, वो मामला बना भी हरा है उनको। इसलिए मैं कह रहा हूं, और पिछली बार बहुत कम वोट से वो चुनाव जीते थे। अब संथाल के लोग, जिसमें दुमका भी है, यह जान चुका है कि अब यदि प्रगति के पथ पर चलना है तो भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र विकल्प है, और मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री ही चाहिए। आज केंद्र और राज्य दोनों मिलकर संथाल परगना क्षेत्र में जितना काम किया है वो 55 साल में नहीं हुआ, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं आपको। और इसीलिए अब लोग, गुरुजी कभी थे लोकप्रिय वहां के, लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं रही। लोग जानते हैं कि अब गुरुजी को वोट देना यानी अपना मत को बेकार करना है। ऐसी स्थिति में हमारा जो युवा नेता है सुनील सोरेन, उसको विजयी होना संभावित है। ये आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास है? अब देखिए, आत्मविश्वास कह लीजिए, अति आत्मविश्वास कर लीजिए, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जनता रिजल्ट चौंकाने वाली देगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास। गोड्डा का क्या हाल रहा? देखिए, गोड्डा में तो हमारे निशिकांत दुबे जी अपने आप में अनोखे व्यक्तित्व के मालिक हैं, और सही मामले में मैं गोड्डा तो नहीं जा सका, लेकिन गोड्डा से तो बातचीत हो रही थी। गोड्डा के क्षेत्र में जितनी बड़ी बड़ी योजनाएं निशिकांत दुबे ने लाया, वो कल्पना से परे है। कभी कोई सोच सकता था कि आज रेलवे लाइन को, चूंकि रेलवे जो झारखंड का सरकार का जो रेलवे से संबंधित वो विभाग मैं ही देखता हूं, साथ ही विमानन से संबंधित विभाग मैं देखता हूं, किस प्रकार से वो लग करके केंद्र से राशि लाने का काम किया और राज्य सरकार से लगकर राशि दिलवाने का काम किया। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो उन्होंने किया है। तो विकास के नाम पर यदि देखेंगे, एक तरफ विकास के नाम पर और दूसरी तरफ मोदी जी के नाम पर वोट मिलेगा, इसलिए महागठबंधन धरा का धरा रह जाएगा। जिस रेलवे लाइन का आप जिक्र कर रहे हैं, उस रेलवे लाइन को वहां के लोग दूसरे तरीके से भी देखते हैं कि
माल ढुलाई के लिए वहां से जरूरी था, इसलिए उन्होंने रेलवे लाइन की ओर ज्यादा दबाव डाला था। और इन कारणों से लोगों में थोड़ी सी इस बात को लेकर आपत्ति भी रही है। नहीं, माल ढुलाई के हिसाब से देखिए, एक बात मैं बता रहा हूं, दोनों चीजें आवश्यक है। माल ढुलाई भी आवश्यक है और परिवहन भी आवश्यक है। आम जनता के लिए परिवहन भी आवश्यक है। इसलिए ऐसा मतलब नहीं है कहने का कि सिर्फ माल ढुलाई के लिए वहां रेलवे लाइन लाया गया। आज वहां पर देवघर का एयरपोर्ट हम लोग ठीक करवा रहे हैं, तो माल ढुलाई के लिए होगा या वहां के लोगों के सुविधा के लिए होगा? वहां एम्स लाने का काम किया है, वहां बाहर के लोग आकर इलाज कराएंगे या संथाल परगना या झारखंड के लोग इलाज करवाएंगे? ठीक, तो ऐसे में कई उदाहरण दे सकता हूं। चलिए राजमहल जरा टहल लेते हैं। गंगा किनारे बसा हुआ इलाका है वो। वहां की गंगा मैया क्या कह रही हैं आपके लिए? देखिए, गंगा मैया राजमहल में और साहेबगंज में जी जिस प्रकार से स्वच्छता के क्षेत्र में काम हुआ है, वह भी एक अपने आप में कल्पना से बाहर की बात है। मैं भी सोचता था, चूंकि उस विभाग को मैं भी देखता हूं, अभी हाल के दिनों में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा उसके लिए प्राइज भी मिला है। तो उस क्षेत्र में भी बहुत काम हुआ है। मैंने कहा ना कि संथाल परगना के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है जी। तो मतलब इसलिए वहां की जनता भी तो आपको लगता है कि हेमलाल मुर्मू जी को लाने का काम करेगा। मतलब चुनौती विजय हांसदा से ज्यादा नहीं मिली आपको? देखिए, विजय हांसदा तो एक जेएमएम का प्रतीक मात्र है। चुनाव तो जेएमएम लड़ रहा था वहां पर, और इधर से भाजपा चुनाव लड़ रही थी जी। जनता को चयन करना था कि भाजपा को विकास के लिए देना है कि जेएमएम को उसी 19वीं सदी में रहने के लिए देना है। क्या वाकई विकास तो जनता ने है या उन इलाकों में तीर धनुष एक पारंपरिक अपनी पहचान रखता है और उस पर चाहे कितने भी विकास के ढोल पीटे जाए, वो एक आबादी है जो तीर धनुष की ओर ही आकृष्ट होती है? देखिए, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। आप जो करें, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि बहुत से ऐसे रिमोट एरिया है जहां पर उस तीर धनुष पर ही वोट देना लोग पसंद करते हैं। लेकिन विकास भी बहुत बड़ा मानक होता है जी। और मोदी जी का नाम तो गांव-गांव तक चला गया है, रिमोट इलाका में भी चला गया है। तो मैं ये नहीं कहता है कि वैसा होता तो 100% वोट सीधे कमल फूल को ही पड़ता है, एक भी वोट किसी को नहीं जाता। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। इसलिए मैं उससे इनकार नहीं करता। ठीक सर, इधर पलामू का क्या हाल है? क्योंकि वहां पर भी बड़ी चर्चा चल रही है। देखिए, पलामू के बारे में मैं क्या बोलूं? सर, आप उस इलाके से आते हैं। मैं उस इलाके से आता ही नहीं हूं। मैं उस इलाके में 2 दिन के लिए चुनाव में बुलाया गया था जी। और मैं 2 दिन गया भी था। जिस गांव में मैं गया, उस गांव में लोगों ने यही कहा कि मोदी लाओ, देश बचाओ। अच्छा, मोदी जी के नाम पर लोगों ने वोट दिया है। इससे मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं। वहां जनता थी या कार्यकर्ता? वहां न किसी ने, ये जनता की बात कर रहा हूं, कार्यकर्ता की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक। वहां न सांसद को देखा न विधायक को देखा। सर, पलामू अब उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूं जी, हाँ, पूरी बात कीजिए। मेरे गांव में ही जो बूथ है, मैं सिर्फ 1 घंटा के लिए अपने गांव गया था और गांव के अगल बगल में 5 बूथ है। उन 5 बूथों पर भाजपा भारी बहुमत से लीड कर रही है। मैं सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहा हूं। जैसे आप लोग ये जो क्या अतिपूर्व जो आप लोग निकालते हैं, एग्जिट पोल निकालते हैं, तो एक उदाहरण के लिए मैंने अपनी बातों को रखने का काम किया। हम तो आपके जरिए इसलिए पलामू में तो नहीं, पलामू में तो शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ये बट ही नहीं है।
अच्छा, वहां पिछड़ापन कोई मुद्दा है क्या रहा? नहीं, देखिए पिछड़ापन, आज के दिन पिछड़ापन पर यदि बात करें तो पलामू एक ऐसा जिला है जहां देखेंगे कि पलामू हो, गढ़वा हो, लातेहार हो, ये जिले ऐसे हैं जो हमेशा बारिश कम होने के कारण अकाल की चपेट में रहते हैं। दूसरा ये है कि पिछड़ापन जिला में भी आता है। लेकिन आज के दिन सब लोगों ने चूंकि देश का चुनाव था, इसलिए मोदी जी को बनाना है। मोदी फैक्टर वहां बहुत बड़ा काम किया। ओके, मतलब मोदी फैक्टर हर जगह सिर चढ़कर बोल रहा है। तो लोहरदगा में थोड़ी कठिनाइयां ज्यादा नजर आ रही है, ऐसा लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे, हम तो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, लोहरदगा में कहते हैं, मुझे भी रिपोर्टिंग आती है, वहां थोड़ा नेक टू नेक फाइट है, ऐसा मुझे सुनने में आया है। अंतोगत्वा क्या होगा मैं नहीं कह सकता। जी सर, मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ये कहा है कि 14 में 13 तो कंफर्म हम जीत रहे हैं। तो ये 14 में 13 यानी पिछली बार 12 पर आप लोगों को कामयाबी मिली थी, इस बार एक सीट और बढ़ाकर उन्होंने दावा किया है। तो क्या दावे का आधार राष्ट्रवाद ही रहा? नहीं, देखिए मुख्यमंत्री जी ने किस आधार पर दावे किए हैं, ये उनका अपना आधार क्या है, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। क्योंकि मुख्यमंत्री होने के नाते उनके कई स्रोत होते हैं और मुझसे ज्यादा स्रोत होते हैं, और यह स्वाभाविक भी है, मुख्यमंत्री होने का यह लाभ होता है। तो उसी के आधार पर उन्होंने 13 सीट का दावा किया है। जी, जमशेदपुर में थोड़ी सी फाइट और सिंहभूम में थोड़ी सी ज्यादा फाइट, ऐसी खबरें आई है। देखिए, सिंहभूम में जहां तक सवाल है, वहां के बारे में मैं विशेष जानकारी नहीं रखता हूं, चूंकि मैं जा नहीं पाया। जी। लेकिन जमशेदपुर में कोई ऐसा फाइट नहीं है। जमशेदपुर भी बहुत आराम से हम चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, एक जगह की जानकारी तो आप पूरे और पक्के तौर पर रखे होंगे और उसमें आपके विचार जानना मेरे लिए जरूरी है। धनबाद का क्या हाल है? धनबाद में तो अब मैं क्या बताऊं, धनबाद में तो कृति आजाद को कांग्रेस के लोग ही काले झंडे दिखाते रहे, वही कांग्रेस 2 फाड़ हो गई। जी, इसलिए धनबाद में तो हमारे पीएन सिंह जी अब 2.5 लाख वोट से जीतेंगे कि 3 लाख वोट जीतेंगे, बस इतना ही देखना है। मतलब कीर्ति आजाद को जबरदस्त शिकस्त मिलने वाली है आपके मुताबिक? अब वैसे लोगों को मिलना ही चाहिए, वैसे लोगों की तो जमानत जब्त होनी चाहिए। जो व्यक्ति जिस थाली में खाता हो और छेद करता हो, तो वैसे लोगों के साथ वही स्थिति होनी चाहिए। अच्छा, हजारीबाग को लेकर भी आप बहुत संतुष्ट नजर आ रहे होंगे? अच्छा, हजारीबाग में असंतुष्ट होने का कोई कारण है क्या? मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ। गोपाल साहू जी, हाँ, गोपाल साहू जी, आपको पता होगा रांची में भी 2005 में हमारे खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं हम जी। और आपको पता होगा कि गोपाल साहू जी बेचारे, मैं बड़े भाई के रूप में उनको मानता हूं, और आज एज भी उनका लगता है कि राम टहल जी से कम नहीं है होगा। आसे पास है। तो वैसी स्थिति में हजारीबाग में जाकर के वो क्या किए होंगे भगवान मालिक है, और वहां की जनता भी जानती है क्या होने वाला है। इसलिए जयंत सिन्हा जी को तो लॉटरी ही लॉटरी है। भुवनेश्वर मेहता कुछ नहीं कर पाए? क्या करेंगे भुवनेश्वर मेहता जी? भुवनेश्वर मेहता जी कुछ नहीं कर पाएंगे। भुवनेश्वर मेहता जी अब डेड हॉर्स हो चुके हैं। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है जो आपके गठबंधन को आपने दिया, गिरिडीह। गिरिडीह को लेकर दोनों तरफ प्रतिष्ठा का मामला फंस गया है, ऐसी खबर आ रही है। देखिए, प्रतिष्ठा का मामला बनाना ही चाहिए, चाहे वो निर्दलीय हो या किसी दल का हो। कोई भी चुनाव प्रतिष्ठा बनाकर ही लड़ना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर जो रिपोर्टिंग हमारे पास है, उसके अनुसार गिरिडीह से हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी
चुनाव जीत रहे हैं, बेहतर ढंग से जीत रहे हैं, ये सूचना है। पूरे झारखंड को यदि हम समझना चाहें आपकी नजर से, तो चुनाव में आमतौर पे जो देश का चुनाव होता है, आम चुनाव, उसमें हर बार कुछ खास मुद्दे उछलते हैं। जैसे कि 2014 में आया था तो महंगाई, भ्रष्टाचार, काला धन और आतंकवाद, 4 मुद्दों के साथ नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर सामने आए थे। इस बार जब सरकार आपकी बनी और 2014 में, जब 2019 में जब चुनाव अभियान आप लोगों ने चलाया, तो सीधे राष्ट्रवाद में आप पहुंच गए। सरकार के कामकाज को लेकर आपके चुनाव नहीं लड़ा? देखिए, एक बात मैं बता रहा हूं जी, आज इतना तो मानेंगे आप कि विपक्ष के लोगों ने महंगाई को कोई मुद्दा नहीं बनाया। जी, इसलिए नहीं बनाया कि महंगाई नाम की चीज नहीं है। दूसरा चीज है, ये राहुल गांधी जो है राफेल करते रह गया और सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगना पड़ा। जी, वैसी स्थिति में देश ने विश्वास किया, राष्ट्रवाद पर विश्वास करने का काम किया, और राष्ट्रवाद के सामने ये सारे लोग जो जातीय गठबंधन बनाए थे, धार्मिक गठबंधन बनाए थे, ये के सारे धाराशायी हो गए। और होना भी चाहिए, इसलिए कि राष्ट्रवाद से बड़ा कोई चीज हो भी नहीं सकता। आज आतंकवाद की बात करने वाले, उन्होंने देखा कि किस प्रकार से बालाकोट में घुस के मारने का काम किया। मोदी है तो मुमकिन है, यह लोगों को समझ में आया। इसलिए ये और मुद्दे नहीं बने। सर, एक तमाम राजनीति के जेहन में एक बात आ रही है कि जब इतने फेजेज में चुनाव होते हैं, 7 चरण में चुनाव पूरे देश में, और झारखंड एक जहां 14 सीटों पर मात्र चुनाव हो रहा था, वहां 4 चरण में चुनाव हुए, क्या आपको लगता नहीं कि यह कुछ ज्यादती है? नहीं, देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव आयोग ने जो भी निर्णय लिया होगा सोच समझकर लिया होगा। मैं उस पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। कहीं न कहीं संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास तो करना ही चाहिए। नहीं, लेकिन अन्यथा हर व्यक्ति गठबंधन के साथी हैं नीतीश जी, उन्होंने खुलकर बोला है कि 7-7 फेज में बिहार में चुनाव कराने का क्या मतलब है। तो उसी से चलकर निकल कर हमारे गठबंधन के नहीं, हमारे गठबंधन के साथी नीतीश जी हैं, ये सही है। तो नीतीश जी कई इश्यू पर अपनी राय अलग रखते हैं, लेकिन गठबंधन में है। मतलब आपको लगता है कि 4, लेकिन वो जो बोलेंगे उस नहीं, अच्छा या खराब का बात ही मैं नहीं कर रहा हूं ना। मैं तो ये कह रहा हूं कि चुनाव आयोग ने जो तय किया है उस पर मैं किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकता। संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास रखता हूं और रखना भी चाहिए। विपक्ष कहता है कि रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे, बीजेपी कहती है कि हम 14 में से 13 लाएंगे, और एग्जिट पोल कहता है कि आपके बल्ले बल्ले। तो इन तीनों में से क्या माना जाए? आपका एक फाइनल कंक्लूसिव स्टेटमेंट। नहीं, देखिए, मैं कोई बैठ करके मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं, स्वाभाविक है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और झारखंड सरकार का एक मंत्री भी हूं। उस नाते मैं तो चाहूंगा कि 14 का 14 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए, ताकि हमारी और भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले रहे, देश की जनता का बल्ले बल्ले रहे। आपका बहुत शुक्रिया सीपी सिंह जी, और शुभकामना 23 तारीख के लिए, और मंगल कामना। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे श्री सीपी सिंह, नगर विकास मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, अनुभवी नेता, जिन्होंने अपने तरीके से कई वीआईपी सीट्स का अपना आकलन बताया और विश्लेषण करके आपके सामने रखा। खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।